Hello students, welcome to Study Well e-learning. So today we are going to study about properties of genetic material. ठीक है, DNA versus RNA पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर. हमने अब तक पढ़ा था हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये प्रूव हो गया था कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है. तो हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, प्रोटीन वर्सेस वहां पर DNA था. उसमें से दे वर successful in proving that DNA is the genetic material. DNA ही है जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरियम. ठीक है, और जो ट्रांसफर होता है जाकर अपने कैरेक्टर्स दे देता है उसको, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल वो चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. फिर पढ़ेंगे कि कौन वो सारी प्रॉपर्टीज किस में मिल रही हैं, क्या वो डीएनए में मिल रही हैं या आरएनए में मिल रही हैं, किसमें ज्यादा है वो प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये हम स्टडी करते हैं. साथ में हम थोड़ा सा प्रोटीन को भी लेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटीन्स आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे आप जानते हैं कि ज्यादातर सभी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है. कुछ वायरसेस को छोड़ दे तो सिर्फ कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और फिर हमारे पास कुछ रेट्रोवायरसेस हैं जिनमें भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है बट वो उससे अपना डीएनए बना पाते हैं. ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ टू वायरसेस व्हिच आर हैविंग आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल. आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं. वन इज ऑफ क्यूबी बैक्टीरियोफेज and the second one is TMV. TMV, tobacco mosaic virus. You must have heard about it. तो यहाँ पर tobacco mosaic virus, इसका भी जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, आरएनए है. ठीक है, बाकी रेट्रोवायरस आ गया. रेट्रोवायरस में हम एक HIV का एग्जाम्पल पढ़ते हैं ज्यादातर. सो रेट्रोवायरस, इसमें HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, ये जो वायरस है, ये रेट्रोवायरसेस, ये आरएनए ही है इनका जेनेटिक मटेरियल, बट ये उससे डीएनए बना सकते हैं एज दे आर हैविंग अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. डीएनए आप जानते हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स के पास है, तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल बनेगा उसके अंदर? पहली प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन की. रेप्लिकेशन मींस जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता हो. ओके, तो बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल should be able to replicate itself. रेप्लिका, अपना रेप्लिकेट करने का मतलब है अपना रेप्लिका बनाना है, यानी अपनी कॉपी बनानी है. अपनी कॉपी बना सकता हो जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑफ स्टेबिलिटी. इसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्टेबिलिटी की. मींस कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, केमिकली भी स्टेबल हो, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल हो, दोनों तरह से स्टेबल हो. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें किस में मिल जाएगी? सो इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल. ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या आ रही है हमारे पास, वो है कि इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हो. इट शुड बी एबल टू म्यूटेट. म्यूटेशन की प्रॉपर्टी. म्यूटेशन की जो प्रॉपर्टी है वो बोलती है कि इसमें स्लो चेंजेस आ सकते हो. ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता हो पर बहुत ज्यादा भी नहीं. ठीक है, चेंजेस आने जरूरी हैं लेकिन वो चेंजेस स्लो चेंजेस होने चाहिए, और वो जो चेंजेस हैं वो धीरे आने चाहिए, स्लोली आने चाहिए. सो म्यूटेशन, तो स्लो चेंजेस, इट शुड बी एबल टू शो स्लो चेंजेस और स्लो म्यूटेशंस.
ये चाहिए हमें, हम चाहते हैं ये जो है चीजें होनी चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो मेंडल ने बोला था कि पेयर्स में अक्कर होते हैं फैक्टर्स, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फैक्टर्स, कैसे वो सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम, वो सब चीजें ये उसी तरीके से फॉलो कर सके। तो इसका मतलब है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कैसे एक्सप्रेस करेगा? एक्सप्रेशन कैसा है इसका? एक्सप्रेशन किस तरह से? इन इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है। सो ये कुछ चार प्रॉपर्टीज हैं जो एक जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए, और इन चार में से अब हम देख लेते हैं कि डीएनए बेटर है कि आरएनए बेटर है। डीएनए चारों प्रॉपर्टीज शो कर रहा है कि नहीं, या आरएनए शो कर रहा है, या फिर प्रोटीन, वेयर डज प्रोटीन स्टैंड? ठीक है, ये देख लेते हैं हम। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखा कि रेप्लिकेशन, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है? यस, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन का। क्या डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बना सकता है? यस, डेफिनेटली बना सकता है। तो डीएनए इस पॉइंट पे क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे जीत गया। रेप्लिकेशन के लिए अब हम सोचते हैं आरएनए, क्या आरएनए अपना कॉपी बना सकता है? यस, कॉपी अपना बना सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ डीएनए। आरएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ बट विद द हेल्प ऑफ डीएनए। फिर इसका मतलब आरएनए भी ये पॉइंट क्लियर कर गया। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स। क्या प्रोटीन्स भी अपनी कॉपी बना सकते हैं? नो, प्रोटीन्स कैन नॉट मेक देयर ओन कॉपी। जैसे कि आपने सेंट्रल डॉग्मा के बारे में पढ़ा है। सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है? डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ओके, सो दिस इज हाउ सेंट्रल डॉग्मा वर्क्स। आपको याद होगा, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, और डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनता है, वी कॉल इट ट्रांसक्रिप्शन, एंड द थर्ड इज ट्रांसलेशन। तो क्या इस प्रोटीन का, जो प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के बाद, क्या इसका कॉपी बनता है? नहीं बना सकता ये अपनी कॉपी। ओके, दिस प्रोटीन कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन कॉपी। डीएनए डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोटीन बनना है, ठीक है। सो जो प्रोटीन है वो फर्स्ट स्टेप पे ही फेल हो गया है, तो प्रोटीन कैन नॉट बी अ जेनेटिक मटेरियल, पहले स्टेप पर ही फेल। ओके, अब देखते हैं अब किसके बीच में है मुकाबला? आरएनए और डीएनए बचे हैं हमारे पास। तो हम रेस्ट ऑफ द स्टेप्स जो 3 बचे हैं उनके लिए आरएनए और डीएनए का कंपैरिजन करके हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि कौन इस पर खरा उतरेगा, कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल है और किस वे में, इन चारों पॉइंट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो आई एम गोइंग टू रैप इट। बाकी जो पॉइंट्स है 3 दैट वी आर नाउ डिस्कस, ठीक है। सो लेट्स सी कि जो स्टेबिलिटी का पॉइंट है उस पॉइंट पर कौन बेटर है। सो लेट्स टेक अप स्टेबिलिटी नाउ। स्टेबिलिटी के पॉइंट पे अब देखो, डीएनए और आरएनए, उनमें हम कंपेयर करते हैं। पहले केमिकली इनमें क्या डिफरेंस आपने पढ़ा था? डीएनए एंड आरएनए, क्या डिफरेंस था केमिकली? तो हमने देखना है केमिकली कौन सा स्टेबल है और स्ट्रक्चरली क्या ज्यादा स्टेबल है, दोनों कंपैरिजन करेंगे। तो केमिकली हम पढ़ते हैं कि आरएनए हैज गॉट राइबोज शुगर, ठीक है। डीएनए में क्या है? डीऑक्सी
ribose. What does deoxyribose mean? It means that one oxygen is less in this sugar. Deoxy, one oxygen is removed. Ribose or deoxyribose. दूसरा केमिकल डिफरेंस क्या था? RNA has got uracil whereas DNA contains thymine. ये हमने डिफरेंस पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है, आप मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर बताया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, दैट इज फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर आरएनए और डीएनए केमिकली, आरएनए में राइबोज है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में यूरेसिल है, इसमें थाइमिन है। ये जो दोनों चीजें हैं, राइबोज और यूरेसिल, दोनों ही बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये कंसीडर किया जाता है कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था और क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए ये इवॉल्व होके डीएनए बन गया। डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज आया, जहां पर एक ऑक्सीजन निकल गई, और थाइमिन आया, थाइमिन में क्या हुआ? थाइमिन यूरेसिल से ही बना है। कैसे बना है? इसके 5th पोजीशन पर एक मिथाइल लग गया, इसका दूसरा नाम है थाइमिन का 5-methyl uracil. 5-methyl uracil is the another name for thymine, क्योंकि थाइमिन में, यूरेसिल में क्या चेंज आया? 5th पोजीशन मिथाइल ग्रुप आ गया, तो दैट फॉर्म्ड थाइमिन व्हिच इज वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू यूरेसिल। तो यहाँ पर क्या हो गया? ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई इन दो चीजों की वजह से। दीज टू मेक डीएनए वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकली स्टेबल बना रहे हैं डीएनए को, वो है ये दो चीजें, डीऑक्सीराइबोज और थाइमिन, ठीक है। 2-deoxyribose, ये भी हम याद कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो केमिकली कौन ज्यादा स्टेबल है? डीएनए। डीएनए वन हियर, सो हु इज मोर स्टेबल? इट इज डीएनए। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चरली कौन ज्यादा स्टेबल है? केमिकली तो डीएनए जीत गया, सो डीएनए वन है, यहाँ पर ये डीएनए चला गया ज्यादा स्टेबल। अब आई बात स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है? अब स्ट्रक्चर को देखें तो मोस्टली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो अब हम केमिकल से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पे आ गए। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में कौन देखते हैं विनर होता है। सो लेट्स सी क्या इनमें डिफरेंस है। पहली बात कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए में एक ही स्ट्रैंड है, तो दिस इज आरएनए, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इट कुड बी ए यू जी सी, ए जी यू ए सी यू जी, एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं हम, इसमें कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। वेयरएज डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, इट इज मोर स्टेबल। ये हमारा डीएनए आ गया, ए के सामने टी आ गया, जी के सामने सी आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अब इसमें क्या है, ये कैसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है? एक तो ये बॉन्ड्स आ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से स्टेबल हो गया ज्यादा। नंबर 2, जो आरएनए है, अगर जब ये कॉपी होगा, अगर इसमें कोई भी एरर आ गया, कोई भी मिस्टेक आ गया, यहाँ पर कॉपी हो रहा है, ये ए से यू नहीं आया, यहाँ पर फिर से जी आ गया, या वट एवर एनी एरर इज देयर, तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो कैसे ठीक करेंगे? जबकि डीएनए में एरर आने से क्या होगा, आपको पता है कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर कोई भी एरर आया, सपोज दिस इज, यहाँ पर एरर आ गया, यहाँ पर गलती से सी आ गया, तो क्योंकि यहाँ ए है तो इट विल नॉट अटैच टू इट, तो यहाँ पर इट विल बी रिमूव्ड। डीएनए के पास प्रॉपर्टी है रिपेयर की, डीएनए के पास प्रॉपर्टी है प्रूफ रीडिंग की। प्रूफ रीडिंग, पहले प्रूफ रीडिंग होगी, फिर हो जाएगा रिपेयर। सो
दिस डीएनए हैज प्रॉपर्टीज ऑफ रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग। आरएनए के पास वो नहीं है, मिस्टेक हो गई तो हो गई, तो वो स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। दूसरी बात, रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव आरएनए, केमिकली बहुत ज्यादा, केमिकली पे मैं वापस केमिकली पर आ गई, तो इट इज वेरी रिएक्टिव। एनसीईआरटी सेज इट इज labile, means it's liable to change, मतलब it can change very fast, बहुत जल्दी इसमें चेंजेस आते हैं आरएनए के अंदर। ठीक है, आरएनए जो है वो एक किसकी तरह एक्ट करता है? आरएनए एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट। आरएनए एक कैटालिस्ट भी है। जेनेटिक मटेरियल तो है, साथ में कैटालिस्ट भी आरएनए। तो आरएनए स्ट्रक्चरली और केमिकली लेस स्टेबल है, वेरी रिएक्टिव, तो इसलिए क्या हुआ, वो इवॉल्व होकर नया जेनेटिक मटेरियल चाहिए था जो ज्यादा स्टेबिलिटी दे, वो बन गया हमारा डीएनए में कन्वर्ट हो गया, मतलब इवॉल्व हो गया। और यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में एक चीज और है, वो चीज क्या है? These points will later on we will discuss one by one. Rest of the points. यहाँ पर जो हमारा स्टेबिलिटी है उसके बारे में एक चीज और है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो पर्सन के लाइफ स्पैन की स्टेजेस के साथ, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी बदलने के साथ, उसकी एज के साथ चेंज नहीं हो। ना लाइफ की स्टेज बदलने पर चेंज हो, प्री रिप्रोडक्टिव टू रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सेनिसेंट, किसी भी स्टेज में डीएनए बदलना नहीं चाहिए। आई मीन जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। स्टेजेस ऑफ लाइफ, नो चेंज शुड बी देयर इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, फिजियोलॉजी बदली, पीएच चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, ठीक है, फिजियोलॉजी में रिएक्शन जैसे भी चली, इट शुड नॉट चेंज, इसके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। एज बढ़ गई उस इंडिविजुअल की, उस ऑर्गेनिज्म की, देयर शुडंट बी एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। तो इतना स्टेबल होना चाहिए। और ये स्टेबिलिटी हमने पीछे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी देखी है, जहां पर उसने हीट कर दिया था किसका डीएनए, किसको हीट कर दिया था, याद करो, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, एस स्ट्रेन को हीट कर दिया था। हीट करने के बाद भी उसका डीएनए स्टेबल है, डीएनए एक्टिव है, और ये डीएनए जाकर इट इज सो मच एक्टिव दैट इट इज एबल टू कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। ये जाकर ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि ये म्यूटेशन कर सके, इसमें चेंजेस आए। ठीक है, चेंजेस तो आए पर स्टेबल भी है, लेकिन चेंजेस आए। अब हम यहाँ चाहते हैं, यहाँ लिखा हमने नो चेंज, चेंज भी चाहते हैं हम थोड़ा सा। वो थोड़ा चेंज क्या है, वो थोड़ा चेंज है कि थोड़ा म्यूटेशन आए इसमें। वो कब आएगा, जब सेल डिवीजन होगी, उस टाइम में, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम हम थोड़ी बहुत ही चेंजेस भी चाहते हैं। चेंजेस, वेरिएशन एंड लिटिल बिट ऑफ म्यूटेशंस, क्योंकि जो म्यूटेशंस हैं वो भी एक मैकेनिज्म है फॉर इवोल्यूशन। म्यूटेशन से भी इवॉल्व होता है, तो इवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं, हमें सीधा वेरिएशन पढ़ाते हैं। वेरिएशन, वेरिएशन एंड वेरिएशन, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, यही पढ़ते हैं ना। तो वेरिएशन इज गुड, इवोल्यूशन इज गुड, इट मस्ट अकर। तो इवोल्यूशन होने के लिए म्यूटेशन इज अ गुड थिंग। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या लिया था, म्यूटेशन का, कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू म्यूटेट। लेकिन वो म्यूटेशन कैसा होना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए म्यूटेशन, जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होने चाहिए, स्लो।
स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है, स्लो म्यूटेशन कौन करता है दोनों में से, डीएनए और आरएनए? डीएनए शोज स्लो म्यूटेशन, तो यहाँ पर कौन जीत रहा है, डीएनए। आरएनए जो हमारा है वो बहुत फास्ट म्यूटेशन शो कर रहा है, इट म्यूटेट्स एट अ वेरी रियली फास्ट रेट। तो फास्ट म्यूटेशन करता है जो, वो है हमारा आरएनए। ठीक है, दिस इज द रीजन कि वाई जो आरएनए वायरसेस हैं दे म्यूटेट रियली फास्ट। आरएनए वायरसेस बहुत अनस्टेबल हैं, जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, उनमें बहुत जल्दी म्यूटेशंस होती हैं और वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, म्यूटेशन शुड अकर बट म्यूटेशन शुड बी स्लो, और वो प्रॉपर्टी दिखा रहा है हमारा डीएनए, आरएनए में वो प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और वो बेस्ट एक्सप्रेस कर पा रहा है हमारा डीएनए। सी कैसे, मेंडेलियन कैरेक्टर्स क्या हैं, एक्सप्रेशन का हमारा ये पॉइंट है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। मेंडेलियन कैरेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा कि जो जीनोटाइप होता है उसी की वजह से फिनोटाइप डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कैरेक्टर यू स्टडी इज हाइट। ठीक है, हाइट आप स्टडी करते हो उसमें, जब मेंडल ने यूज किया था टॉल विद ड्वार्फ्स। तो जीनोटाइप क्या था, जब जीनोटाइप था दिस स्मॉल टी, तो इंडिविजुअल्स वर ड्वार्फ। व्हेन जीनोटाइप वाज capital T or capital T with small t means heterozygous individuals, the phenotype was tall। ठीक है, तो ये phenotype कहाँ से आ रहा था, सेंट्रल डॉगमा रिकॉल करो फिर से, सेंट्रल डॉगमा। जीनोटाइप मींस हु इज गिविंग दिस जीनोटाइप, डीएनए। ठीक है, डीएनए से बन रहा है हमारा आरएनए, आरएनए से बन जाते हैं प्रोटीन्स, and these proteins act as enzymes, और enzymes जब किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं तब आता है हमारा क्या, phenotype। So this is the whole process that leads to this phenotype। डीएनए से आरएनए बनके ट्रांसक्रिप्शन होकर प्रोटीन्स बनकर ट्रांसलेशन से एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगे तो फिनोटाइप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो काम है मेंडेलियन कैरेक्टर्स की तरह अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम डीएनए भी कर सकता है और आरएनए भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आरएनए होगा, डीएनए नहीं है। सपोज आरएनए कैन मेक प्रोटीन्स, देन दीज प्रोटीन्स कैन एक्ट एज एंजाइम्स and they can give phenotype। और अगर डीएनए है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा फर्दर, वो क्या है कि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन्स बनेंगे। तो यहाँ पर आप सोचो कि क्योंकि डीएनए स्टेबल है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जेनेटिक मटेरियल को या कैरेक्टर्स को संभाल के रखने के लिए डीएनए बेटर है। ठीक है, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए बेटर है और स्टेबल है, ये कैरेक्टर्स को रखता है अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बट आरएनए इसके पास क्या खास है कि डायरेक्टली प्रोटीन्स बना सकता है, इट कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन्स, डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन्स। तो आरएनए को क्या एडवांटेज है, सीधा प्रोटीन्स बना सकता है, ये बीच में कुछ नहीं चाहिए इसको, डायरेक्टली आरएनए प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। जबकि डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, इट हैज टू डिपेंड ऑन आरएनए एंड देन प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सो इन स्टोरेज के लिए, स्टोर करके रखने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोर करने के लिए डीएनए बेटर है, वेयर एज टू कोड फॉर प्रोटीन्स आरएनए इज बेटर बिकॉज इट कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब कौन कौन से पॉइंट्स थे, रेप्लिकेशन, सेकेंड पॉइंट वाज ऑफ स्टेबिलिटी, थर्ड पॉइंट वाज ऑफ म्यूटेशन, फोर्थ
मेंडेलियन कैरेक्टर्स, एक्सप्रेशन एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स। 4 पॉइंट्स थे। प्रोटीन फेल्ड एट द फर्स्ट पॉइंट, बच गए डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए में से स्टेबिलिटी के पॉइंट पर डीएनए विन करता है, म्यूटेशंस, लो म्यूटेशंस के पॉइंट पर डीएनए इज द विनर, और आरएनए रेप्लिकेशन और में आरएनए भी कर सकता है, और तीसरी ये जो है फोर्थ वन मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का, वो भी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है इन दोनों का कंपैरिजन और ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं वो एक आरएनए वर्ड की बात करते हैं कि जो वो बोलते हैं कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एंड बिकॉज ऑफ its reactive nature, as it was highly reactive, it has got evolved into DNA. RNA से DNA में इवॉल्व हो गया था क्योंकि ये कम स्टेबल था, स्टेबल कम था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, अनस्टेबल था, that's why it got evolved into DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड में। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट बोलते हैं द टॉक अबाउट RNA वर्ड। हालांकि ये RNA वर्ड दिस इज अ हाइपोथेटिकल वर्ड, ये एक इनका इमेजिनरी वर्ड है जो इन्होंने साइंटिस्ट ने बनाया है, बट इसको वो जो सपोर्ट है उसमें जैसे कि जो भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं सब की सब आरएनए के अराउंड ही इवॉल्व हुई है, उनके अकॉर्डिंग जितनी भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं। क्या है, एक वो कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म, दूसरा वो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा वो बोल रहे हैं स्प्लाइसिंग। तो कौन कौन सी, तो दे से द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। कौन सी 3 प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म, जैसे मेटाबॉलिज्म मेड अप ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जितनी भी मेटाबॉलिज्म क्या है, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं सेल्स के अंदर दे आर मेकिंग मेटाबॉलिज्म, और ये डिवाइडेड है मेटा, एना और कैटाबॉलिज्म के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है, बिल्डिंग अप रिएक्शन, जैसे कि 2 चीजें मिलकर एक तीसरी चीज बना रही हैं, A + B = C। ठीक है, यहाँ कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, C ब्रेक होके A + B बना रहा है। तो साइंटिस्ट से the supporters of RNA world say that both anabolism and catabolism they evolved around RNA. Second वो बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन भी RNA से आया है, RNA पहले से था। ठीक है, नॉट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यहाँ लेंगे हम, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में तो डीएनए से बनेगा आरएनए, सो दिस इज ट्रांसलेशन। एक्चुअली ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से बन जाता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, एंड देन द थर्ड प्रोसेस दे टॉक अबाउट इज स्प्लाइसिंग। इसके बारे में भी आपने नहीं पढ़ा है, स्प्लाइसिंग। ट्रांसलेशन भी हम डिटेल में करेंगे अभी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, बट स्प्लाइसिंग में क्या होता है, आरएनए में से आरएनए को हम, सिर्फ मैं आपको एक बात बता देती हूँ ब्रीफ में कि आरएनए को 2 चीजें करते हैं, इसमें कट करते हैं और रीजॉइन करते हैं। ठीक है, कटिंग एंड रीजॉइनिंग ऑफ आरएनए। तो आरएनए को काटा और रीजॉइन कर दिया। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें से कुछ नॉन कोडिंग पार्ट्स जो थे, सोचो आप कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे, तो उनका क्या करना है, उन्हें निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं, नॉन कोडिंग पार्ट्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम द आरएनए, रेस्ट आर कोडिंग पार्ट्स। तो नॉन कोडिंग को निकालकर और क्या किया जाएगा, कोडिंग पार्ट्स को ज्वाइन किया जाएगा। All the coding parts are joined together. This is called splicing. इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे कि क्यों होता है, कब होता है, किस लिए, जरूरत क्या है इसकी। ठीक है, so this was all about properties of genetic material. ठीक है, so stay tuned for the next lecture and keep liking and do subscribe to the channel. Thank you.